स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्य अगस्तम में। दोस्तों, आज जीएस की पाठशाला सीरीज का छठा भाग है। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और जीएस को के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू को हम लोग इसमें हल करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछ रहे हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन सुपरटेट 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है रफ़ीक अहमद किदवई, ऑप्शन सी है बदरुद्दीन तैयबजी और ऑप्शन डी है हकीम अजमल खान। तो सही आपको आंसर लगाना है इसमें। सही इसका आंसर लगा लीजिए आप। ऑप्शन सी सही है इसका। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। दोस्तों, ये कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। चलिए चलते हैं, देख लेते हैं। कांग्रेस का ये तीसरा अधिवेशन था जो 1887 में कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी इसके अध्यक्ष थे। आप फोटो में इन्हें देख सकते हैं, ये बदरुद्दीन तैयबजी हैं। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? एमराल्ड द्वीप समूह के बारे में कह रहा है, किसे एमराल्ड द्वीप समूह कहा जाता है। देख लेते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन ए है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी है दमन और द्वीप, ऑप्शन सी है मालदीव और ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। दोस्तों, इसका सही आंसर लगा लीजिए। एमराल्ड द्वीप समूह जिसे कहा जाता है वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इन्हें एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। दक्कन पास या दक्कन मार्ग किसे कहा जाता है? तो दक्षिण अंडमान से छोटे अंडमान को अलग करता है ये। फिर इसके उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक एक चोटी है जो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। सैंडल पीक इसका नाम है। 737 मीटर ऊंची है ये। अंडमान निकोबार के प्रमुख नेशनल पार्क देख लेते हैं। देख लीजिए, महात्मा गांधी मरीन यहाँ पे है, माउंट हैरियट यहाँ पे है, रानी झांसी मरीन यहाँ पे है और सैंडल पीक नेशनल पार्क भी यहीं पर स्थित है। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे 2 ज्वालामुखी द्वीप भी हैं जिनका नाम है बैरन और नारकंडम। ये भारत के ज्वालामुखी द्वीप हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछे अंडमान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो सैंडल पीक है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है रानी झांसी मरीन कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार में है। और ऑप्शन में आपके झांसी भी देता है, अंडमान निकोबार भी देता है, तो कई बच्चे उसमें झांसी लगा देते हैं। बैरन और नारकंडम के बारे में हर एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगर आप हमारे पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दिया है? यह आपको संविधान संशोधन बताना है कि कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया है। ऑप्शन ए 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001, ऑप्शन बी है 90 संविधान संशोधन 2002, ऑप्शन सी है 91वां संविधान संशोधन 2003, ऑप्शन डी है 93वां संविधान संशोधन 2003। दोस्तों, इसका सही आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन सी इसका सही है, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसके तहत मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर का राज्याभिषेक हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु के बाद किस स्थान पर हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक आपको बताना है किस स्थान पर हुआ था। देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है सरहिंद, ऑप्शन सी है काबुल, ऑप्शन डी है कालानौर।
तो सही आंसर लगा लीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर है अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ है, ऑप्शन डी में जाएंगे। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे, कालानौर में हुआ था। अकबर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। ये बहुत पूछता है एग्जाम में कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो अमरकोट में हुआ था, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। जन्म की अगर ईस्वी पूछे तो कब है, तो 1542 ईस्वी में हुआ था। 1556 में हुमायूं की अचानक मृत्यु हो गई थी। पुस्तकालय की सीढ़ियों से ये गिर गए थे, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में 14 फरवरी 1556 को अकबर की कालानौर पंजाब में ताजपोशी हुई और बैरम खां अकबर के संरक्षक नियुक्त किया गया, क्योंकि यह केवल 13 वर्ष की उम्र में अपने सत्ता संभाली थी इन्होंने। तो अकबर ने कितने वर्ष की उम्र में सत्ता संभाली थी? मात्र 13 वर्ष की उम्र में सत्ता संभाली। इसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर जीते थे और दिल्ली पर नियंत्रण उन्होंने स्थापित किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह भी दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन है। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो हुमायूं नामा एक पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखा गया है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है अबुल फजल, ऑप्शन सी है नूरजहां, ऑप्शन डी है गुलबदन बेगम। दोस्तों हुमायूं नामा पूछ रहा था, तो सही आंसर लगा लीजिए, गुलबदन बेगम इसका सही आंसर है। अब ये गुलबदन बेगम कौन है, इनके बारे में जान लेते हैं। गुलबदन बेगम हुमायूं नामा इन्होंने लिखा है, यह बाबर की पुत्री थी। उन्होंने अपने भतीजे सम्राट अकबर के अनुरोध पर हुमायूं नामा लिखा था। यह उसके सौतेले भाई सम्राट हुमायूं के जीवन पर विवरण देता है। तो हुमायूं नामा किसने लिखा? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो इनकी बहन थी। चलिए, नहीं बहन नहीं थी, बाबर की पुत्री थी। और ये कौन थी? हुमायूं के जीवन का, ये हुमायूं की सौतेले बहन थी। ये नीचे लिखा है ना जो ऑप्शन सबसे नीचे, यह उसके सौतेले भाई सम्राट हुमायूं के जीवन का विवरण देता है हुमायूं नामा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है 18। दोस्तों इसका सही आंसर आपको लगाना है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए 14 बैंकों का उस समय राष्ट्रीयकरण हुआ था। और उस समय प्रधानमंत्री जानते हैं कौन थे? इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे बताते हैं, इसके डिटेल बता देते हैं। तात्कालिक मतलब जो उस समय तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अहम फैसला किया था। उन्होंने 19 जुलाई 1969 को 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसके बाद दोबारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ वो 15 अप्रैल 1980 को किया गया। 6 बैंकों का इसमें राष्ट्रीयकरण हुआ है, तो आपको दोनों याद रखना है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1969 में हुआ। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ। ये दोनों आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इन चारों में आपको बताना है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है कोलंबिया, ऑप्शन सी है अर्जेंटीना और ऑप्शन डी है बोलिविया। दोस्तों ये जो देश है उसका नाम है ब्राजील। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। चिली और इक्वाडोर को छोड़कर दक्षिण अमेरिका के देश की सीमाएं इससे मिलती हैं, इसकी सीमा से लगती हैं। यह अपने घने जंगलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पर अमेजन जंगल भी पाए जाते हैं। अमेजन नदी का विस्तार भी यहीं पे है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से कौन से, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो इसका सही आंसर आप लगा लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का तो है ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की नृत्य शैली नहीं है? उत्तर प्रदेश की कौन सी नृत्य शैली नहीं है? कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का नहीं है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है मुरिया, ऑप्शन बी है रासलीला, ऑप्शन सी है चरकुला नृत्य, ऑप्शन डी है कथक या कथक जिसे बोलते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय एकमात्र लोक नृत्य है। इसके बाद रासलीला और चरकुला भी उत्तर प्रदेश का नृत्य है। केवल मुरिया जो है
वो उत्तर प्रदेश का नृत्य नहीं, आपको ये याद रखना है। अब मुरिया के बारे में हम आपको बताते हैं। मुरिया जो है वो छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। मुरिया नृत्य शैली जो होती है वो मुरिया जनजाति के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, जो छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ है? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय आपको बताना है। यह एग्जाम में आपसे पूछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ है, तो संग्रहालय, नक्षत्रशाला और पुस्तकालय एक ही जगह है इन चारों ऑप्शन में। ये जो 4 शहर हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं, और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आया है, बड़े ध्यानपूर्वक आप इसके आंसर लगाइए। ऑप्शन ए है रामपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है गोरखपुर, ऑप्शन डी है प्रयागराज। दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय, पुस्तकालय और नक्षत्रशाला है वो रामपुर में है। ऑप्शन ए इसका सही है। कहाँ पे है? रामपुर में। तो क्या क्या याद रखना है? नक्षत्रशाला, संग्रहालय और पुस्तकालय। कौन सा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद की शुरुआत पुर्तगाली जो थे उनके द्वारा नहीं की गई? तो आप जानते हैं कि भारत की खोज किसने की? तो पुर्तगालियों ने की थी। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया, पहला पुर्तगाली था जिसने भारत की खोज की थी। अब वो पुर्तगाली आए तो भारत को कुछ ना कुछ दे के गए और भारत से कुछ ना कुछ लेके गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा नहीं की गई थी? तो भारत में इसके ऑप्शन देख लीजिए पहले आप। ऑप्शन ए है तंबाकू, ऑप्शन बी है पान, ऑप्शन सी है काजू, ऑप्शन डी है अनन्नास। दोस्तों तंबाकू, काजू और अनन्नास ये तो पुर्तगाली लाए थे। पान जो है वो पुर्तगालियों के द्वारा नहीं इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए पुर्तगाली क्या क्या लाए आप थोड़ा सा देख लेते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में कई फसलों की शुरुआत की थी। उनकी खेती बहुत लोकप्रिय है और अभी भी चल रही है। देख लेते हैं कौन कौन सी फसलें पुर्तगाली लाए। तो तंबाकू लाए, अनन्नास लाए, पपीते लाए, काजू लाए, मिर्च लाए। इसके अलावा वो आपसे क्या लेके गए? यहाँ से मसाले लेके गए। यहाँ पे व्यापार के उद्देश्य से पुर्तगालियों के बाद डच आ गए जिन्होंने कपड़ा व्यापार यहाँ पे किया। तो कभी हिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको तो उसका डिटेल हम आपको बताएंगे, एक एक चीज़ बता देंगे, क्लियर कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ALU का पूर्ण रूप क्या होता है? ALU का फुल फॉर्म बताना है आपको। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं एडिशनल लॉजिक यूनिट, दूसरा है अप्लाइड लॉजिक यूनिट, तीसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी है एरे लॉजिक यूनिट। दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही है इसका आंसर बताइए। ALU का फुल फॉर्म पूछ रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अच्छा ALU होता क्या है पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको जानकारी दे दें। इसका डिटेल आप पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में डला है, कंप्यूटर की सीरीज डली हुई है, आप उसे वहाँ पे ALU आपको मिल जाएगा, उसका डिटेल वहाँ पे देख सकते हैं। ALU होता क्या है इसके बारे में एक लाइन में हम आपको बताए दे रहे हैं। यह कंप्यूटर सिस्टम की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे CPU कहा जाता है उसका एक घटक होता है ALU। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। अवध का पहला नवाब कौन था? अवध का पहला नवाब कौन था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए शुजा-उद-दौला, ऑप्शन बी है सफ-उद-दौला, ऑप्शन सी है शहादत अली खां, ऑप्शन डी है आसिफ जाह मिर्जा। सही आंसर क्या होगा इन चारों में? सही आंसर है ऑप्शन सी शहादत अली खां। अवध का पहला ये नवाब था। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यूपी स्पेशल जिन बच्चों को देना है, यूपी मेंस जिन बच्चों को लिखना है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चरकुला लोक नृत्य जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चरकुला पूछ रहा है नृत्य जो होता है वो किससे संबंधित होता है। ऑप्शन ए बुंदेलखंड क्षेत्र से, ऑप्शन बी है बघेलखंड क्षेत्र से, ऑप्शन सी है अवध से, या ऑप्शन डी है ब्रज से।
दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। चरकुला जो नृत्य होता है वो ब्रज क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? ब्रज क्षेत्र में होता है। इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं चरकुला के बारे में। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। यह नृत्य होली के बाद तीसरे दिन किया जाता है। अगर आपसे पूछे लठमार होली कहाँ होती है, तो ये बरसाना में लठमार होली होती है। जो मथुरा के पास बरसाना है वहाँ पे लठमार होली होती है। चरकुला नृत्य कहाँ कहाँ होता है? तो चरकुला जो नृत्य होता है वो आपके ब्रज क्षेत्र में होता है। आप फोटो में देख सकते हैं, इस चित्र में देख सकते हैं कि एक थाली नुमा होती है जिसमें दीपक रखे होते हैं और नृत्य करती हैं महिलाएं इसमें। तो ये होली के बाद तीसरे दिन किया जाता है, क्योंकि इस दिन राधा रानी का जन्मदिन हुआ था, जन्म दिवस है, इसलिए चरकुला नृत्य उसके उपलक्ष्य में किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं भगवान कृष्ण के गानों पर नृत्य करती हैं। और नृत्य कैसे किया जाता है कि आप देख सकते हैं, थाली जो है बड़ी से छोटे क्रम में जाएंगी और उसमें दीपक रखे रहते हैं और इस महिलाएं नृत्य करती हैं भगवान कृष्ण के गानों पर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। उस वास्तुकार का नाम बताना है आपको जिसने नई दिल्ली का डिजाइन किया था। किसने नई दिल्ली का डिजाइन किया था? दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ले कॉर्बूसियर, ऑप्शन बी है सर एडविन लुटियन, ऑप्शन सी है एंड्रयू पॉल, ऑप्शन डी है जॉर्ज बेकर। आपको नई दिल्ली का डिजाइन किसने किया था वो आपको बताना है। ऑप्शन बी जो है सर एडविन लुटियन, इन्होंने नई दिल्ली का डिजाइन किया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इन चारों में आपको बताना है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। ऑप्शन ए है हरिता कौर देओल, ऑप्शन बी है कमलजीत संधू, ऑप्शन सी है दुर्गा बनर्जी, ऑप्शन डी है भानु अथैया। दोस्तों क्या सही आंसर होगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, कमलजीत संधू जो है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है ये। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है किस दिल्ली सुल्तान ने, ये दिल्ली सल्तनत का आज तीसरा क्वेश्चन है ये, क्योंकि दिल्ली सल्तनत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मेडिवल हिस्ट्री में, तो आपको ये याद रखना है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो बलबन है। बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? घर पे जो यूज़ करते हैं आप खाने में सोडा, उसका रासायनिक नाम क्या है वो बताना है आपको। ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम सल्फेट, या ऑप्शन डी है सोडियम ट्राइकार्बोनेट। दोस्तों सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाले सोडे का ये रासायनिक नाम है और इसका सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। नाम इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अंतरराष्ट्रीय माइग्रेशन क्या है, या प्रव्रजन बोलते हैं हिंदी में से, ये क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय माइग्रेशन। ऑप्शन ए है देशों के बीच में लोगों का संचलन, ऑप्शन बी है लोगों का शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में संचलन। माइग्रेशन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। क्वेश्चन नंबर सी है देश में लोगों का संचलन, ऑप्शन डी है एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों का संचलन। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, देशों के बीच में लोगों का संचलन। एक देश से दूसरे देश में लोगों का जाना क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन होता है। किसी कारणवश वो एक देश से दूसरे देश में माइग्रेट कर जाते हैं, इसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर,
ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन, जब कहीं कट जाता है घाव बन जाता है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कालोलॉजी, ऑप्शन बी है ओकोलॉजी, ऑप्शन सी है ट्रोमेंटोलॉजी, ऑप्शन डी है ड्रेमेंटोलॉजी। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ट्रोमेंटोलॉजी। क्या सही आंसर है? ट्रोमेंटोलॉजी इसका सही आंसर है। आप इसका सही आंसर लगा लीजिए, सही आंसर है ट्रोमेंटोलॉजी में घाव का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों हम लोग संडे को सुबह 8 बजे वीकली करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। सप्ताह में जितने भी महत्वपूर्ण समसामयिकी घटनाएं हुई हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, खेल, निधन, नियुक्तियां और जो भी उससे संबंधित हैं करंट अफेयर से, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की हम लोग चर्चा करते हैं। सुबह 8 बजे हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं। प्रत्येक संडे को ये वीडियो आता है। तो जो बच्चे इन्हें नहीं देख रहे हैं, वीकली करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते चलिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। आज मैंने आपको महत्वपूर्ण 20 MCQ सॉल्व कराए हैं जीएस के, वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। धन्यवाद।